हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रह्मास्त्र सीरीज। दिस इज योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट संजय आर्या और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत ही अमेजिंग से टॉपिक के बारे में। जनरली हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन बना रहता है जब भी हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते हैं, थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड का। हमारे जनरली दिमाग में डाउट्स आते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सी these all four are the periodic properties of elements, but question ये आता है कि how come they are different to each other। जी यस, ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे से अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। इन सारे प्रॉपर्टीज का आपस में एक सिग्निफिकेंस है एंड इसी सिग्निफिकेंस को हम लोग आज जानेंगे मेरे इस सेशन के अंदर। सो 15 मिनट के इस सेशन के एंड में आप जान जाएंगे कि यस, इन सारे प्रॉपर्टीज का कैसे मेजरमेंट लिया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्हें कैसे कंपेयर किया जाता है अक्रॉस द पीरियड, यानी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड टेबल और डाउन द ग्रुप यानी टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। तो ये हम लोग जानेंगे आज के सेशन में। चलिए शुरुआत कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो अबाउट माई सेल्फ। देखिए हम लोग संजय आर्य सर जो है हमारे बड़े परेशान है कि यार ये चार चीजें, ये जो सामने आपके स्पाइडरमैन दिखाई दे रहे हैं, आई होप कि आपने ये सीन काफी देखा होगा, बड़ा एपिक सीन है। इसमें क्या होता है कि दीज स्पाइडरमैन आर कंफ्यूज कि स्पाइडरमैन है कौन। तो उसी तरह से बच्चों मैंने इसको यूज किया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज कंफ्यूज विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कंफ्यूज विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंफ्यूज्ड है हमारे संजय सर जो परेशान है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेके। चलिए क्लियर कर देते हैं इस डाउट को, बने रहिए इसी सेशन के एंड तक और चलिए मजे करते हैं, इस टेक्निक को जानते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। प्यारे बच्चों इसे हम लोग ना IE से भी रिप्रेजेंट करते हैं, IE राइट, और हम लोग इसे जनरली लिखते हैं IE1 बिकॉज वी प्रेजेंट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक और तरीका हो सकता है इसी को लिखने का, उसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा H1 एंड दिस इज IE, ठीक है ना, इस तरह से लिखते हैं डेल्टा H IE1। बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिस एनर्जी को देने के बाद में एक एटम, कोई भी जो अपने गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, मींस आइसोलेटेड है, उसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल के बाहर चला जाता है और ये जो एटम था, ये गैसियस एटम आपका कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हल्का फुल्का आइडिया है हमें, है ना बच्चों। ये क्या है अपने पास में? सोडियम है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 11। तो यहां पे 11 इलेक्ट्रॉन्स मुझे फिल करने। आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, अंदर वाले शेल जो होते हैं बच्चों उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है एंड उससे अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। कुछ इस तरह से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 8 1, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सी बात यह कि सबसे ज्यादा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन से होगा? जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज इट कैन इजीली बी कमिंग आउट। अगर आप इसको एनर्जी देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे दूर रहेगा न्यूक्लियस के वो सबसे आसानी से निकल जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ होंगे वो न्यूक्लियर पुल की वजह से थोड़े कम आसानी से बाहर आ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों जब मैंने इसको एनर्जी दी एक फोटोन की फॉर्म में, तो ये एनर्जी जो आपकी एच न्यू है, ये जो एनर्जी आपकी एच मल्टीप्लाइड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, ये किसके बराबर है? यही एनर्जी है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। और क्या होगा बच्चों इस प्रोसीजर से? इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया है, माइनस लिख देता हूं मैं यहां पे कि इलेक्ट्रॉन तो दूर चला गया, इंफिनिटी पे चला गया, कोई इंटरेक्शन नहीं बचा। तो प्यारे बच्चों सो कोल्ड जो हमारा कैटायन बन जाता है, ये आपके पास में सोडियम था पॉजिटिव, एक शेल से बाहर चला गया ना। ये जो आपके पास में बन गया बच्चों, सबसे पहले सोडियम था, अब ये बन गया आपके पास में सोडियम पॉजिटिव। सोडियम पॉजिटिव ये क्या है आपके पास में? गैसियस है, आइसोलेटेड है। सिमिलरली जो सोडियम मेटल आपने यूज किया था ये भी आपका गैसियस आइसोलेटेड था। अब आप सोचोगे कि गैसियस आइसोलेटेड का मीनिंग क्या है, और कई बार हम लोग इन टर्म्स को बार बार पढ़ते हैं, रिपीटेडली पढ़ते हैं, सारे प्रॉपर्टीज के लिए आइसोलेटेड गैसियस लिखते थे। इसका मीनिंग क्या है? गैस है क्या ये? हाँ जी, ये गैस ही है। प्यारे बच्चों क्या होता है कि जनरली सोडियम के एटम्स आपस में मेटेलिक बॉन्डिंग बना के एक सॉलिड स्टेट में एग्जिबिट करते हैं। इसी को अगर मैं एनर्जी देके इसके मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक करूं और एक एटम सोडियम को आइसोलेट कर दूं, तब ये मेरे पास में बन जाएगा आइसोलेटेड गैसियस एटम जिसका किसी से कोई बॉन्डिंग नहीं है। अब इस इंडिविजुअल एक एटम को मैं कितनी एनर्जी दूं कि ये कन्वर्ट हो जाए Na पॉजिटिव के अंदर, ये एनर्जी मेरी कहलाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी।
और एज वी ऑल नो कि हम लोग जनरली एक एटम के लिए कैलकुलेट नहीं करते, वी कैलकुलेट इट फॉर दी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो प्यारे बच्चों, ये एनर्जी आपकी किसके टर्म्स में आती है? ये आती है आपकी किलो जूल पर मोल के टर्म्स में, या जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, है ना, कैलोरीज पर मोल, लाइक दैट। लेकिन 1 मोल के लिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंफ्यूजन हमारा क्लियर हो गया है। क्या होती है ये? दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू मेक इट और टू कन्वर्ट इट इनटू अ गैसियस कैटायन। कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, उसको हम लोग नाम देंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आई होप कि ये फंडा क्लियर हो गया होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेटली ये प्रोसेस कैसा रहेगा? जनरली यूजुअली किसी भी पर्टिकुलर अगर आपको एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, आपको पता होता है कि एनर्जी जो होती है किसी को क्या होती है, किसी भी शेल की एनर्जी किस में लिखते थे हम लोग? एज पर दी बोर थ्योरी हम लोग लिखते थे उसको नेगेटिव ऑफ 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती थी। अब प्यारे बच्चों, ये जब एनर्जी ऑलरेडी माइनस है तो आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी डेफिनेटली वो क्या होगी? वो एनर्जी जो आपके पास में यहां पे इलेक्ट्रॉन की वो माइनस है, तो आपको इस माइनस एनर्जी को जीरो लाने के लिए, इंफिनिटी में भेजने के लिए पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फोटॉन्स यहां पे ऐड होते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया आयनाइजेशन का जो प्रोसेस है कैसा प्रोसेस है? ये प्रोसेस जो आपका क्या है बच्चों? ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं? जहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये देखिए, जो आपको ये एनर्जी जो होती है बच्चों, ये क्या हो रही है? आपको रिक्वायर्ड ऐड की गई है अपन ने ना, ये एनर्जी क्या है? इतना रिक्वायर्ड। क्लियर हुआ सभी लोगों को? समझ में आया? और एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल जाएगा, तो बनने वाला जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा? सोडियम से सोडियम कैटायन बन गया। इस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आई होप ये आपको समझ में आया। नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट इज नंबर 2? चलिए जानते हैं। नंबर 2 आता है इसी का ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे बच्चों हम लोग जनरली डेल्टा एच EGE 1 के नाम से भी जानते हैं। डेल्टा एच EGE 1 दैट मींस कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा। या फिर इसे हम लोग नॉर्मली इसको मैं लिख देता हूं EGE ही लिख देते हैं ताकि एक सिंपल फॉर्म में लिखा जा सके। अब देखिए नाम बड़ा है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखने में टाइम लगेगा, तो बेटर है कि इसको छोटा सा फॉर्म में लिख देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये है क्या और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कैसे डिफाइन किया गया अपन ने? यहां पे भी एक एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए आपके सामने कोई भी एटम है, फ्लोरीन पकड़ लेते हैं। फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन एटम है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर लिख देते हैं यहां पे 9। बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था? 2,7 है। तो बच्चों यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे न्यूक्लियस मान लीजिए, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर जो होंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। अब क्या करना है आपको? इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना है। यह भी क्या होना चाहिए? ये आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। इसका मीनिंग ये हो गया, फ्लोरीन जनरली एग्जिस्ट कैसे करती है? फ्लोरीन एग्जिस्ट करती है F2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में। अगर इस F2 मॉलिक्यूल में से मैं कुछ एनर्जी देके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देके बॉन्ड को तोड़ देता हूं F और F के बीच में, तो बन जाएंगे F और F एटम्स और उनकी स्टेट क्या रहेगी? गैसियस। तो प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो यहां पे फ्लोरीन के एटम को मैं कितना, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहा हूं, यहां पे मैं एक इलेक्ट्रॉन इनको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ठीक है ना बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन में क्या कर रहा हूं बच्चों? इसमें एक्स्ट्रा डाल रहा हूं इसके शेल में। क्या होगा? ये एक्सेप्ट करने के बाद में बन जाएगा F माइनस बन जाएगा, राइट? F जो आपका ऑलरेडी यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, वो आपके कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन भी क्या बन जाएगा आपका? 2,8 बन जाएगा। मतलब ये नियोन का कॉन्फ़िगरेशन है, उसने एक्वायर कर लिया। 10 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे भी क्या बनेगा? देखिए यहां पे सेंटर में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये न्यूक्लियस है। यहां पे अब आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये देखिए, अब हमें यहां पे सीखना यह है कि भैया ये प्रोसेस था क्या, हुआ क्या। यूजुअली क्या होता है बच्चों, जब एटम, आपका कोई भी एटम जो होता है उसके जो शेल्स होते हैं उनकी एनर्जी नेगेटिव में होती है। तो जनरली वो जब एक्सेप्ट करेगा किसी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेगा तो एनर्जी इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। क्यों हो रही है? बिकॉज वहां पे एनर्जी नेगेटिव में, तो वो नेगेटिव, वो ही क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो होती है बच्चों क्या होती है? रिलीज होती है। और कहां पे आएगा? ये वैलेंस शेल में आ पाएगा।
बिकॉज ऑलरेडी अंदर के शेल फिल्ड होंगे, तो सबसे बाहर वाले शेल के अंदर अपन ने इसको ऐड किया है। तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन बन जाएगी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, क्या बोला मैंने? रिलीज्ड, या फिर कह सकते हैं कि द चेंज इन एनर्जी इन्वॉल्व्ड, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है स्टेबल कॉन्फिगरेशंस अपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन के आने को। या फिर अगर मान लीजिए मैं कहूं कि ऑलरेडी एक एनायन है जिसके पास में एक्स्ट्रा चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, उसको आप फर्दर इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो मना करेगा, रेजिस्ट करेगा। और दिस इज द फैक्ट कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, सेकंड वाली, वो हमेशा ही क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है। वो प्रोसेस हमेशा एनर्जी के साथ ही लगता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डजंट वांट टू गो देयर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एनायन एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। अब इसकी बात कर लें तो ये बच्चों जनरली क्या होता है, यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट जब होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो मान लेते हैं कि यहां पे भी प्रोसेस में एनर्जी क्या हुई थी? रिलीज हो गई। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है बच्चों, ये एच न्यू, इसी एनर्जी का नाम हमारा क्या है? ये आपकी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE। नाउ अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी नॉट फॉर वन एटम, और एक एटम के लिए पॉसिबल भी नहीं है, वी ऑलवेज डू इट फॉर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो प्यारे बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, और वी कैन सिंपली से द change in energy involved during the acceptance of 1 mole of electron to 1 mole of a gaseous isolated atom is called as the electron gain enthalpy। तो किसी भी एटम को जब आप इलेक्ट्रॉन देते हैं, उस प्रोसेस में कितना एनर्जी का चेंजेस आया, उसी एनर्जी चेंज को हम लोग नाम देते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो प्यारे बच्चों ये एक एब्सोल्यूट प्रोसेस है। एब्सोल्यूट प्रोसेस मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो रियलिस्टिकली एग्जिस्ट करता है। जैसे आयनाइजेशन हम लोग करवाते थे, वैसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हम लोग देते हैं। तो यहां से बनने वाला जो होगा प्रोडक्ट आपका, वो क्या होगा? एक एनायन होगा। जैसे वहां पे आयनाइजेशन में क्या था? कैटायन। तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट है? तो ये कहना बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। यस, आयोनाइजेशन प्रोसेस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस, क्योंकि आयोनाइजेशन में हम लोग उसको कैटायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम लोग एक एटम को इलेक्ट्रॉन देके एनायन बनाते हैं। ये आपका प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? तो यूजुअली हम लोग इसको भी 1 मोल के लिए डिफाइन करेंगे। डेल्टा एच 1 का मीनिंग हो गया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब इसने एक्सेप्ट किया तो ये क्या बनेगा। अब देखिए यहां से ये स्टेबल हो गया, यहां पे क्या होता? माइनस एच न्यू हुआ था, एनर्जी रिलीज हुई थी। दैट मींस कि प्रोसेस क्या था? एक्सोथर्मिक। जब इसको आप फर्दर इलेक्ट्रॉन देंगे, इसी को जब आप फर्दर इलेक्ट्रॉन देंगे, ये देखिए प्लस इलेक्ट्रॉन जब करते हैं, अब ये रेजिस्ट करेगा, बिकॉज यहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस चार्ज ऑलरेडी आया हुआ है। जेड इफेक्टिव आपका जो था वो कम हो चुका था, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा हुआ है, रिपेलिंग बहुत ज्यादा है। इस प्रोसेस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस एनर्जी देनी पड़ेगी एच न्यू। और ये जो एच न्यू आप देंगे, ये आपका है बच्चों, इसे हम लोग नाम देंगे, ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 हो जाएगा। और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एंडो। तो दैट्स वाई जो फाइनली आपका बनेगा वो क्या बनेगा? F2 माइनस, या चीज वो बनेगा, ये क्या बनेगा? F2 माइनस गैसियस। अगेन गैसियस बिकॉज हम लोग एक इंडिविजुअल एटम के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है सबको? समझ में आ गई बात? दोनों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया, आयनाइजेशन का एंड इलेक्ट्रॉन गेन का। अब बात कर लेते हैं तीसरी चीज जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसे हम लोग EA से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये काफी सारे बच्चों और काफी सारे टीचर्स का भी डाउट रहता है कि सर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करें। तो यारों जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं, मेक श्योर करें कि आज आपका ये डाउट कंप्लीटली क्लियर हो जाए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, क्या इनका कोरिलेशन है और क्या होता है। देखिए ये जो है ना बच्चों, सबसे पहले जानिए कि ये एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म का मीनिंग ये हो गया नॉट एन एब्सोल्यूट वैल्यू। हाउ कम? बिकॉज वो एनर्जीज के वैल्यूज हैं। आयनाइजेशन में कितनी एनर्जी लगी, दैट इज एग्जैक्टली अ वैल्यू ऑफ एनर्जी 200 किलोजूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या था? एक ऐसा प्रोसेस जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी इवॉल्व हुई, रिलीज हुई, उसे हम लोगों ने नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेट्स सपोज -200 किलोजूल पर मोल। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो प्यारे बच्चों क्या है ये सिर्फ एक क्या है, ये एक टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एक इच्छा है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन कि कौन कितना ज्यादा इच्छा रखता है इलेक्ट्रॉन को लेने की। सिंपल सी बात है, लिख देता हूं यहां पे कि ये क्या होती है, जस्ट क्या है ये बच्चों, ये सिर्फ एक टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट
इलेक्ट्रॉन। मैथमेटिकली अपन क्या करते हैं बच्चों, मैथमेटिकली हम लोग मानते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था यूजुअली क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो यहां माइनस में आएगा। तो अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट वैल्यूज बट मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो सोडियम था, सोडियम जो गैसियस है आपका, अगर आप उसको एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये एक तरीके से Na- बन जाएगा, जिसे बोलते हैं सोडाइड। मान लीजिए ना, इस प्रोसेस में बच्चों जो डेल्टा H आएगा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 वाला, वो मान लीजिए आ रहा है कि माइनस का 50 किलो जूल पर मोल। भाई एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में सोडियम ने सोडाइड आयन बना दिया और इस प्रोसेस के अंदर कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, वो कितनी है, 50 किलो जूल पर मोल। जनरली रिलीज इसलिए भी होती है बच्चों क्योंकि सोडियम यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच गया, जो कि किसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है आपको, Na- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। 1s2 इसका कंप्लीटली, सॉरी 3s2 इसका कंप्लीटली फिल हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ जी, अब इसमें आ जाइए। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी आ गई आपकी, -50 किलो जूल पर मोल। यही चीज अगर मैं बोलूं आपको कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना है, तो आप इसी का जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, पॉजिटिव का 50। समझ में आई बात। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं ना, वो अपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से। जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लीजिए कि मैं बात करता हूं नियोन की, तो नियोन जो होता है बच्चों ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p6 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये Na- बनने के लिए बड़ा नाटक करेगा, बिकॉज ये कह रहा है यार मैं ऑलरेडी स्टेबल हूं। ये कुछ उन हम लोग कह सकते हैं उन पर्सनैलिटीज में जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है और उनके घर पे रेड पड़ने वाली है इनकम टैक्स वालों की, और कोई उनके घर के बाहर आके एक पैकेट पैसों का छोड़ के चला गया, अब ये फंस गए ये लोग, है ना, ये सीएम फंस गया उस तरह से। तो भैया देखिए, नियोन को नियोन माइनस बनाने के लिए इस प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए डेल्टा Eg1 आपका आ रहा है पॉजिटिव का 1200 किलो जूल पर मोल, पॉजिटिव का आ रहा है 1200 किलो जूल पर मोल। मतलब कि ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो चाहत है इलेक्ट्रॉन को पाने की, अब वो माइनस में आ रही है, आप माइनस करेंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है आपका E, वो आप इसका माइनस करेंगे 1200, तो हम लोग इसको जनरली ऐसे नहीं लिखते भाई। किसी को पाने की चाहत जो होती है वो मिनिमम क्या हो सकती है, 0, और मैक्सिमम क्या हो सकती है, कितनी भी हो सकती है पॉजिटिव में, लेकिन माइनस में चाहत थोड़ी होती है, फिर तो नफरत हो जाएगी। उसी तरह से बच्चों हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, किसी को इसी एक एटम की इलेक्ट्रॉन को पाने की टेंडेंसी, और वो पाने की टेंडेंसी जनरली क्या होती है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। कब, जब वो प्रोसेस क्या होते हैं, वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं, तो उनमें माइनस में आने वाली वैल्यू को हम पॉजिटिव लिख के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखते हैं। तो हायर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उतनी ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को पाने की। बट यहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हो सकती है आपकी, सॉरी मिनिमम जो हम लोग बोलेंगे वो क्या लिख सकते हैं, इंस्टेड हम लोग ये लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी हो गई 0। ये करेक्ट प्रेजेंटेशन है, वो इनकरेक्ट प्रेजेंटेशन है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 क्या बता रहा है कि सामने वाला एटम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बताता है कि किसी भी प्रोसेस में जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया है उसमें कितनी एनर्जी इधर रिलीज हो रही है या फिर गेन हो रही है, या जो भी आपका चेंज रहेगा एब्सोल्यूट एनर्जी के टर्म को बताती है। एफिनिटी क्या बताती है, एफिनिटी सिर्फ और सिर्फ एक चाहत को बताती है जो कि जनरली नेगेटिव ऑफ Ege होता है। बट इन केस ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस, कोई भी ऐसे केस आ जाए, P3 आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, फास्फोरस आ जाए, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीरोन, रेडॉन्स आ जाए, या फिर D10 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव, सॉरी कॉपर पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव टाइप की कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, वहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने के अंदर आपको क्या लगेगा बच्चों, एंथैल्पी आपको पॉजिटिव आपको देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से एफिनिटी हम लोग बोलते हैं 0 है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस को इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत 0 होती है, ये पता कर लीजिए। ये था हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट। 3 कॉन्सेप्ट हमने उड़ा दिए हैं। सबसे पहला था आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो कौन से 2 आपस में जुड़े हुए हैं? यस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक दूसरे के भाई बहन है, एक ही बात को अपन अलग अलग तरीके से बता रहे हैं।
नेक्स्ट आ जाता है आपका द फोर्थ एंड द फाइनल वन, जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों EN से। अनडाउटली EN तो हम लोग बस एक प्रेजेंटेशन है, EN बोल देते हैं इसे। और यूजुअली इसे हम लोग काय से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, काय ऑफ ए, काय ऑफ बी, लाइक दैट। तो प्यारे बच्चों देखो, ये एक बड़ा ही डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है। और अगेन मैं फिर से बता दूं कि ये भी क्या होता है, एक नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। ये भी एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, दैट मीन्स कि एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं होती इसकी, जो वैल्यूज हैं वो भी सब डिराइव्ड ही है। तो हमारे 2-3 स्केल होते हैं इसके अंदर, हालांकि बहुत सारे स्केल्स हैं जो हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं। हम लोग जेई और नीट के केस में, या हम लोग जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, प्री यूजी के एग्जाम्स के लिए, हमारे लिए जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं वो एक तो आता है आपका मुलिकन स्केल होता है, एक होता है पॉलिंग स्केल, जहां पे हम लोग सबसे ज्यादा रिलायबल मानते हैं पॉलिंग स्केल को। बच्चों पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए 2 एटम्स अगर ए और बी हैं, ए और बी, और ये मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। कैसे? कोवेलेंटली बॉन्डेड। तो बच्चों उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो गैप होता है उसको हम लोग मान लेते हैं कि x से माइनस एक्स बी है। अब वो तो कोई भी हो सकता है, ए भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, बी भी हो सकता है। उनके अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं। इस तरह से हम लोग निकालते हैं 0.102, ठीक है बच्चों, अंडर रूट ऑफ एनर्जी ऑफ EAB। EAB यहां पे एनर्जी गैप है, या कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी है ए और बी का, राइट। और उसमें से माइनस कर दीजिए क्या, रूट ऑफ EAA, ए और ए ने बॉन्ड बनाया वो, मल्टीप्लाइड बाय EB एंड B। तो बच्चों ये एक फॉर्मूला होता है जहां से हम लोग रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं। रिलेटिव मतलब देखो, अगर ए नहीं पता होगा तो क्या बी निकाल पाओगे? मैं नहीं निकाल पाएंगे, है ना। ये सब जो है बच्चों, ये एनर्जी है आपकी किलो जूल पर मोल के अंदर है। अब आप सोचोगे कि सर इस फॉर्मूला को क्यों बताया आपने, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो बच्चों मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि जो पॉलिंग स्केल हम लोग यूज करते हैं वो एक स्टैंडर्ड स्केल है। और पॉलिंग भाई साहब ने बोला था, आर्बिट्रली उसने बोला कि देखो फ्लोरीन जो होती है ना, उसकी मैक्सिमम रहेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वो वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। उसने 4 असाइन कर दी। उसको दिमाग में आया कि चलिए आज से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ठीक है ना। तो बच्चों उसी तरह से, उसी के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला को यूज करके फ्लोरीन के साथ में मल्टीपल कंपाउंड बनाए गए। और मल्टीपल कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, उन सारे कंपाउंड्स के अंदर बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू पता कर करके हमने ये वैल्यूज डिराइव कर ली। जैसे मान लीजिए HF के लिए निकालनी है, तो HF अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए HF एक मॉलिक्यूल है, तो डेल्टा EN निकालना है, जिसे हम लोग काय ऑफ फ्लोरीन माइनस काय ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं। तो वो वैल्यू कैसे निकलेगी? इसमें बस आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। फ्लोरीन की वैल्यू यहां पे आ जाएगी, हाइड्रोजन की वैल्यू यहां आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया एक तरीके से एवरेज, ये आपका हो जाएगा एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ द HF। और ये वाली क्या है बच्चों? ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ये आप कह लीजिए थियरिटिकल है, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो ये इस फॉर्मूला से निकाला जाता है। लेकिन हाँ जी, फिर से एक बार अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हाउ कम दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है और कैसे डिराइव करते हैं। तो बच्चों आ जाइए, सिखा देता हूं। तो इसी मॉलिक्यूल को बना के देखते हैं, एक हाइड्रोजन बना देते हैं, एक फ्लोरीन बना देते हैं। अब इनके बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह से, एक हाइड्रोजन ने शेयर किया होगा, एक इसने शेयर किया होगा। हमें पता ही है कि फ्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसका, हाइड्रोजन में एक ही था। अब ये आप जानते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास में जो एलिमेंट रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर से बोल रहा हूं मैं, उसका काम होगा इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हो गया आपका, ये किसके लिए डिफाइंड है? डिफाइंड फॉर बॉन्डेड एटम्स। अगर बॉन्डेड नहीं, आइसोलेटेड है तो कोई सेंस नहीं है इसका, उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते आप। जो बॉन्डिंग होगी उसी को डिफाइन कर पाएंगे। तो कितने अपनी तरफ खींचने की जो पुल है इसका फ्लोरीन का, जिसकी वजह से फ्लोरीन पे माइनस चार्ज आ गया पार्शियल, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया पार्शियल, कितने टेंडेंसी से अपनी तरफ खींच रहा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उससे हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर हुआ है डाउट? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तीनों चीजें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के ऊपर ही है। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो एक चाहत है कि इलेक्ट्रॉन को कितना अपनी तरफ खींच सकते हैं आइसोलेटेड एटम के लिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एग्जैक्ट वैल्यू है
कि 1 मोल किसी भी एटम को अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन देते हो तो कितनी उसमें एनर्जी चेंजेस आएंगे, रिलीज होएगी जनरली, या फिर वो एक्सेप्ट होएगी, वो वैल्यू आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। और थर्ड चीज जो है वो आपकी है बॉन्डेड के लिए, वो आइसोलेटेड एटम के लिए डिफाइंड ही नहीं। कोई भी एटम आपका किसी दूसरे एटम के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना के अगर जुड़ा हुआ है तो कितने एनर्जी यानी कितने उसकी टेंडेंसी है अपनी तरफ खींचने की, उसे हम लोग नाम देते हैं। कैसे डिफाइंड है? रिलेटिवली डिफाइंड है कि हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू सेट कर रखी है फ्लोरीन की, और उसके केस में फिर सारे वैल्यूज आपके आएंगे। मान लीजिए फ्लोरीन के अपने सेट कर दी 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जो बाकी सारे वैल्यूज जितने भी आएंगे, चाहे फ्लोरीन के अलावा मान लीजिए आपका ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन अपना 3.5 है, और कौन हो सकता है, क्लोरीन है या नाइट्रोजन है, ये हमारे 3 के ऊपर आते हैं। उसके अलावा फिर अब सबके लिए जैसे हाइड्रोजन है अपना, वो आपका 2.1 आएगा, या फिर आपके पास में अब ये सारे वैल्यूज हम लोगों ने फ्लोरीन के टर्म में डिफाइन कर लिए, जैसा मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया गया था। तो आपको बस इतना पता करना है कि ये जो होती है नॉन मेटल्स के लिए ज्यादा होती है टेंडेंसी, बिकॉज लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, और डाउन द ग्रुप आएंगे तो कम होगी। तो सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन रखता है, सबसे कम रखता है सीजियम, बिकॉज डाउन द ग्रुप आते हैं तो सीजियम सबसे नीचे आ रहा है, 0.7 आ जाएगी। जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, फ्रेंजियम, इन सब की हम लोग बात अभी करते नहीं यूजुअली, क्योंकि इनके ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, हम लोग इनको अनस्टेबल आइसोटोप समझ के साइड कर देते हैं। तो बच्चों ये थी कहानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। आई होप कि आपको ये कंप्लीट कंपैरिजन समझ में आया होगा। मूविंग फॉरवर्ड, तो दैट्स इट, थैंक यू। दिस इज मी, योर केमिस्ट्री वीडियो संजय आर्या। बच्चों ऑलवेज फील फ्री टू रीच आउट टू मी फॉर एनी काइंड ऑफ योर एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक डाउट, और प्लीज मुझे कमेंट करके सजेस्ट कीजिए इसी तरह के और कौन से वीडियोस आपको चाहिए, सो दैट कि आई कैन वर्क मोर ऑन दोस टॉपिक, और मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे सकूं ऑन दीज केमिस्ट्री काइंड ऑफ टॉपिक्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।